हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी का अगला चैप्टर लिए हैं जिसमें छंद होगा और छंद से क्वेश्चन बार बार पूछता है, चाहे एसएससी जीडी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस या बीडीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कम से कम यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे छंद और पूरा निचोड़ सीख लेंगे। 15 मिनट के अंदर जितना ही छंद का निचोड़ होता है पूरा निचोड़ सीख लेंगे। आप लोग वीडियो को इसको मत कीजिएगा और देखिए, आगे चलते हैं, सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं छंद। छंद छंद शब्द छद धातु से बना है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि छंद किस धातु से बना है, तो हमारा छद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। ठीक है, तो इसका अर्थ भी पूछ देता है कि छंद का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि खुश करना। ठीक है, इसका देखते हैं परिभाषा। छंद की परिभाषा: वर्ण या मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि आनंद प्राप्त होता है उसे छंद कहते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य हो तो उसमें वर्ण और मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि आनंद प्राप्त होता है, यानी कि नियमित रूप से क्रम रूप से उसे रखा गया है और उसे पढ़ने में जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही छंद कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छंद का अन्य नाम क्या है, तो छंद का अन्य नाम पिंगल है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नाम पिंगल ऋषि के नाम पर दिया गया है, जो छंद शास्त्र आदि के प्रणेता हैं। जो छंद शास्त्र लिखे हैं उनके ही नाम पे, पिंगल ऋषि के नाम पे ये छंद को पिंगल भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछा था कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छंद के अंग। छंद के 7 अंग होते हैं। डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो 7 होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, ये इनके प्रकार देख लेते हैं इसके। चरण पद, वर्ण मात्रा, क्रम संख्या, गण, गति, यति या विराम, यतु, ये 7 नाम है इसका। चरण को आप लोग समझते ही होंगे। इस चरण किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज़ में 4 चरण 6 चरण ऐसे दिया रहता है, तो जो लाइन होती है उसे ही चरण कहते हैं या पद या पाद कहते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर, वर्ण या मात्रा। तो जो भी हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य, तो उसमें मात्रा जो छड़ी होती है, तो जो ये मात्राएं लगी है तो इसे ही मात्रा कहते हैं। और वर्ण तो जानते हैं, जो अक्षर है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर क्रम या संख्या। मतलब कि जो इसमें संख्याओं की गिनती होती है कि कितने संख्या होती है, जैसे पूछ लेता है, कोई बताता है कि जैसे कि दोहा है, इसमें 13 प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है, तो वही संख्या गिन रहा है। तो वही बात कर रहा है कि क्रम और संख्या, मतलब क्रम से हो और संख्या हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे। गण इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट है गण, क्योंकि गण पूछ लेता है कि गण कितने होते हैं, तो ये गण के बारे में यहाँ देखेंगे। देखते हैं 5 नंबर गति का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें गति, यानी कि उसको एक लय होता है उसे पढ़ने का। ठीक है, तो उसी लय को गति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे। आगे देखते हैं, यति या विराम चिन्ह। तो कोई भी हम श्लोक पढ़ते हैं जो अंत में जो रुकने के लिए कि हम लोग, जैसे कि परिपाई होती है और रुकने के लिए कॉमा लगता है, तो उसे यति या विराम कहते हैं। जो लास्ट, जैसे लास्ट में लगा दिए हैं, तो वैसे ही जब श्लोक होता है तो उसमें लास्ट में लगाया जाता है,
तो यह वही यति या विराम होता है। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर तुक। तुक मतलब होता है कि जब किसी भी श्लोक को हम पढ़ते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि आप तुक जैसा बन जाता है, यानी कि एक ही शब्द लास्ट दोनों तरफ लास्ट में आ जाता है, तो जैसे तुक भिड़ जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हूँ समझ लिए होंगे। देखते हैं गण, 4 नंबर का गण का देख लेते हैं भेद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसे ध्यान दीजिएगा। गणों की कुल संख्या 8 होती है। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, देख लेते हैं 8 गणों के। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि ये 8 हैं तो 8 लिखे हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यगड़ शब्द में कितनी मात्राएं आती हैं। जैसे पूछ लेगा कि जगड़ में कितनी मात्राएं होती है, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन बनता है या जगड़ या मगड़ दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका सूत्र है याद करने का, गणों को य, माता, राज, भान, सलगा। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा और देख लेते हैं इसे कैसे निकालते हैं। पूछेगा कि यगण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से सूत्र से हम लोग निकालते हैं यगण, य ग र, यानी कि तीन अक्षर का होता है, तो 3 मात्राएं यहाँ आएगी। 3 अक्षर यहाँ से शुरू से लेंगे। यगण शब्द चालू हुआ है तो यगण की यहाँ मात्रा होगी 1 2 2। ठीक है, तो देख लेते हैं यगण में कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 2। इसे ध्यान दीजिएगा, खड़ी पाई में एक मात्रा को दर्शाते हैं और ऐसा बना जाता है, यस जैसा बना जाता है, इसको 2 मात्राएं को 2 मात्राओं से दर्शाते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये छंद का मूल है, क्योंकि मूल मंत्र है, इसी से संख्याएं गिनी जाएगी और उसको ज्ञात किया जाएगा कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसे छोटे वाले को लघु बोलते हैं और ये जो 2 होता है, 2 मात्रा जिसे गिनते हैं यस जैसा होता है, उसे गुरु बोलते हैं। इसी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब पूछेगा कि अगर में कितनी मात्राएं हैं तो इसे गिन लेंगे, तो 1 ये, 2 ये, 2 ये, 2 2 4 1 5, तो यगड़ में हमारी मात्राएं हो जाएगी 5। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से निकाले हम लोग, तो यहाँ 1 है, यहाँ माया है, तो यहाँ डबल मात्रा होती है और यहाँ भी डबल मात्रा होती है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे, यहाँ मगड़। मगड़ में पूछेगा कि कितनी मात्राएं हैं, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, म मा ता राज, यानी कि तीनों बड़ा बड़ा आ रहा है, तो यानी कि तीनों गुरु है, तो तीनों गुरु लिखेंगे। तीनों गुरु लिख लिए, यानी कि मगड़, यानी मात्राएं पूछेगा तो कितनी होगी, 2 2 4 2 6, यानी कि मगड़ में हमारी मात्राएं हो जाएगी 6। ठीक है, इसी तरफ आगे देख लेते हैं, तगड़ का निकाल लेते हैं कितनी मात्राएं होगी। तगड़ यहाँ से प्रारंभ होता है, तो 2 ताराज, 3 अक्षर लेंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ मात्रा है, 2 यहाँ मात्रा है और 1 यहाँ मात्रा है। लेते हैं 2 2 और 1, 2 2 और 1, यहाँ से तो से चालू करेंगे, 3 अंक तक लेंगे तगड़। तो तगड़ में कितनी मात्राएं होंगी पूछेगा तो बता देंगे, 2 2 4 1 5, तो तगड़ में हमारी मात्राएं हो जाएगी 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे, रगड़। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि रगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, तो यहाँ से हम लोग अपने सूत्र से निकालेंगे। यहाँ देखिए 3 अक्षर तक लेंगे र से, तो रा 2 मात्रा, यहाँ ज में 1 मात्रा और भा में 2 मात्रा, तो लिख लेते हैं 2 1 2, यानी कि जब पूछेगा कि रगड़ में कितनी मात्राएं होगी तो हम लोग बता देंगे 2 2 4 1 5, यानी कि 5 मात्राएं होगी रगड़ में। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर, पूछेगा कि जगड़ में कितनी मात्राएं होगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, जगड़ जहाँ से प्रारंभ होगा, ज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 3 अक्षर तक लेंगे, तो 1 मात्रा 2 मात्रा और 1 मात्रा। ठीक है, तो 1 2 और 1,
तो जगड़ में पूछेगा कितनी मात्राएं, तो 1 2 2 ये तो जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो जगड़ में 4 मात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ को निकालना आप लोग सीख लिए होंगे। देख लेते हैं इसमें भी निकाल कर कैसे निकाला जाता है। भगड़ में देखते हैं, भगड़ यहाँ से है तो भा है तो यहाँ डबल मात्रा है, यहाँ एक है तो एक मात्रा है और यहाँ एक मात्रा है। तो लिखते हैं, हम देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नीचे डबल 1 और 1 भा 9 स, यानी कि भगड़ में हम लोग को 4 मात्राएं होगी। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर नगड़ में कितनी मात्राएं होंगी। तो 9 यहाँ है तो 9 में 1 1 1, यानी कि तीनों 1 1 1 मात्राएं हैं। ठीक है, 1 1 1। तो नगड़ में पूछेगा कि नगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम लोग की 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं 8 नंबर सगड़ पूछेगा कि सगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, तो निकाल लेते हैं। सगड़ में 3 तक लेंगे यहाँ तक, तो 1 2 एक इसमें मात्राएं हैं, एक मात्रा इसमें है और 2 मात्राएं इसमें हैं। तो लिख लेते हैं मात्राएं 1 1 और 2। तो हमारी सगड़ में कितनी मात्राएं होगी, तो 4 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। आइए सीखते हैं मात्राएं गिनना। अगर हम लोग मात्राएं गिनना सीख लेते हैं तो हमें छंद्र को पहचानना आसान हो जाएगा, क्योंकि तो कोई भी छंद्र होगा, तो चाहे दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, कुंडलिया हो, तो अगर हम लोग मात्राएं गिनना जानते हैं तो तुरंत मात्रा गिनेंगे और उसे बता देंगे कि ये कौन सा छंद्र है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं मात्राएं गिनना। पहले देखते हैं यहाँ पे लघु और गुरु होता है, 2 चीजें होती हैं, और लघु को ह्रस्व और गुरु को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे दर्शाया जाता है। तो लघु को एक जैसा दर्शाया जाता है और गुरु को एस जैसा दर्शाया जाता है, जिसका काउंट करते हैं। इसमें 1 गिनते हैं मात्रा और इसमें 2 मात्रा गिनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं लघु के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है और गुरु की संख्या के अंदर कौन कौन सी आती है। ठीक है, देखते हैं लघु में अ ई उ और री आते हैं, और गुरु में आता है आ ई उ ए आए ओ औ अं अ। ठीक है, और एक चीज और सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हो जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रू और रू ऐसे 2 तरफ से रू लिखा हुआ है, तो ये वाला जो इसमें र में रंग को लगा है, तो इसमें छोटा ऊ वाला रो लगा हुआ है, ये वाला रो लगा हुआ है, और इसमें जो लगा हुआ है तो इसमें बड़ा लगा हुआ है, यानी कि ये वाला रो लगा हुआ है, ये वाला बड़ा वाला। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो छठाऊ है, तो यानी कि मात्रा हम लोग 1 गिनेंगे। तो यहाँ वाला रूम में जब गिनेंगे तो 1 गिनेंगे, और इस वाला में जब ये गुरु वाला है तो यहाँ 2 काउंट करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गिनना नहीं जानेंगे इसको तो गलती हो जाएगा, तो इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ ऐसे कि मान लेते हैं ये तो जानते हैं हम लोग सीख लिए, और कुछ ऐसे भी दे जाए, कृपा देगा, त्वचा देगा, तत्व देगा, आत्मा देगा, हर्ष देगा, पूर्ण देगा, और इसे हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे गिने। मान लेते हैं कृपा, मान लेते हैं ये बाहर तो लिखा हुआ है और यहाँ बीच में तो लगा है, तो इसको कैसे गिनते हैं देख लेते हैं। पहले इसे देखते हैं। री, कृपा में री ये वाला लगा हुआ है, री यहाँ पे देखते हैं, री ये लगा है री, तो इसका 1 काउंट करेंगे, क्योंकि री लघु है तो यहाँ 1 काउंट करेंगे हम लोग। और ये तो गुरु है, यही है, पहले ही इसमें गुरु वाला मंत्र आ चढ़ा हुआ है, तो गुरु है, तो यहाँ हम लोग 2 मात्रा काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब कृपा में पूछ देगा कि कितनी मात्राएं हैं, तो हम लोग 2 अरे 3, तो इसमें कृपा में 3 मात्राएं हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। त्वचा, तत्व और आत्मा देख लेते हैं, इसको कैसे गिनते हैं, क्योंकि यहाँ में आधा तो लगा हुआ है, यहाँ बीच में लगा हुआ है, यहाँ भी बीच में आधा तो लगा हुआ है, तो सीखते हैं इसे कैसे गिनते हैं। जब ये बाहर तो लगा हुआ है और इसके पहले कोई अंक नहीं है इधर, तो हम लोग इसे 1 गिनेंगे, 1 मात्रा गिनेंगे, सिर्फ कि ये लघु होगा यहाँ पे, और ये 2 होगा, 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
और यहाँ तो गुरु है यही है कि तो आ लगा हुआ है, आ की मात्रा को हम गुरु गिनते हैं। तो गुरु यहाँ जब त्वचा में पूछेगा तो 3 बता देंगे कि त्वचा में कितनी मात्रा है, तो 3 है। अब देख लेते हैं ये बीच, जब ये बीच में लगा हुआ है तो इसमें मात्रा इसकी चढ़ जाएगी, तो यहाँ 2 काउंट करेंगे, यहाँ गुरु काउंट करेंगे। और ये एक तो यही है पहले से ही यहाँ पे लघु है और छुपा हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आ पहले से ही है और फिर भी बीच में मात्रा लगा हुआ है, तो इस पे चढ़ेगा मात्रा, तो ऐसा नहीं होगा। जब पहले ही से गुरु है तो गुरु ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ तो गुरु है यही है मान, तो गुरु। अब आत्मा में पूछेगा कितनी मात्रा है, तो 4 मात्रा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आसमानी र लगा हुआ है, तो यहाँ भी हर्ष लिखा हुआ है, यहाँ भी पूर्ण, यहाँ भी मात्रा लगी है, तो इसे सीखते हैं। ह पर जब मात्रा लगी हुई है, सब यहाँ मात्रा लगी हुई है, तो ये मात्रा इस पे चली जाएगी ह पे, तो ये एक था पहले से, अब ये यहाँ से आएगा तो यहाँ गुरु बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो एक है यही है और छिपा ही हुआ है इसमें सब में, तो जब हर्ष में पूछेगा तो कितनी मात्रा है, तो 3 है, ठीक है। और देखते हैं पूर्ण को गिनते हैं। पूर्ण तो हम लोग जानते हैं कि जो ये मात्रा चढ़ी जाती है इसके आगे आ जाती है, इस पे चढ़ जाती है मात्रा है, तो ये तो पहले ही गुरु है, तो गुरु से ज़्यादा होता ही नहीं, तो तुरंत हम लोग गुरु लिख लेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और र में छिपा ही हुआ है, तो एक मात्रा यहाँ लगाएंगे। और पूर्ण में पूछेगा कितनी मात्रा है, तो 3 मात्राएं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं उदाहरण के थ्रू गिनना सीखते हैं कि मात्राएं कैसे गिनी जाती है, ठीक है। यहाँ और एक बात ध्यान दे लेते हैं, यहाँ सम और विषम चरण का ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। देखिए कितने चरण है, एक चरण यहाँ तक है, एक चरण यहाँ तक है, एक चरण यहाँ तक, एक चरण यहाँ तक, माने एक पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। तो पहला और तीसरा यानी कि पहले चरण और तीसरे चरण को हम लोग विषम चरण कहते हैं, ठीक है। विषम चरण, विषम चरण कहते हैं। और दूसरे और चौथे चरण को हम लोग सम चरण कहते हैं। सम चरण कहते हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गिनने में आसान होती है। तो आइए मात्राएं गिनते हैं, मात्राएं गिनना सीखते हैं। तो देखते हैं इसमें अ में र में अ छिपा हुआ है, तो अ के लिए एक मात्रा चढ़ेगी, एक यहाँ चढ़ेगी। और ई ये मात्रा चढ़ी हुई, तो लघु है, तो एक मात्रा यहाँ भी। म तो म में अ छिपा हुआ है, तो यहाँ भी एक ही मात्रा आएगी। और फिर नौ में अ छिपा हुआ है, यानी एक ही मात्रा आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं पानी में कितनी मात्रा है। आया है, गुरु आया है, यानी कि डबल मात्रा आ जाएगी हम लोग की। डबल के लिए ऐसे बनाते हैं यस। और नी है, इसमें ये बड़ी वाली है, तो यहाँ भी डबल मात्रा हो जाएगी हम लोग की, यानी कि गुरु हो जाएगा। और रा आया है, तो आया है तो गुरु, यहाँ भी गुरु। फिर छोटी ई आई है, छोटी ई ये वाली लगे है, तो ई के लिए एक ए वाला, ये वाला ए आया है इसमें मात्राएं, तो एक है लिए गुरु है, तो यहाँ गुरु। फिर इसमें देख लेते हैं बीन में, तो बीन में छोटी ई आई है, तो छोटी के लिए एक लिखते हैं। इसमें और छिपा हुआ है, तो इसकी माध्यमिक मात्रा एक हो जाएगी, एक लिख लेंगे। और पानी में 200 ये वाला बड़ा वाला है, तो गुरु होगा। और नी भी बड़ी वाली है ये वाली, तो यहाँ भी गुरु हो जाएगा। सब में एक और छिपा हुआ है, तो यानी मात्रा एक चढ़ेगी, एक आएगा, मात्रा इसकी एक गिनेंगे। और शून्य में बड़ाऊ दिया है, बड़ाऊ वाला दिया है, तो मात्रा हम लोग 2 गिनेंगे, यानी गुरु गिनेंगे। और यहाँ यन है तो एक गिनेंगे। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे मात्राएं निकालना। और अब मात्राएं को गिन लेते हैं, कितनी मात्राएं हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 और 4। इसको 2 गिनते हैं, तो 4 2 6 2 8 2 10 और 11 11 2 13, यानी कि पहले चरण में हम लोग की 13 मात्राएं हैं, ठीक है। देख लेते हैं दूसरे चरण को गिनते हैं, कितनी मात्राएं हो रही है। 1 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि द्वितीय चरण में 11 मात्राएं हो रही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ
सीखते होंगे अच्छी तरीके से। तो देखते हैं इसमें मात्राएं गिनते हैं। यहाँ पे गुरु आएगा क्योंकि पा आया है तो यहाँ गुरु मात्रा पर गुरु आएगा। फिर यहाँ नी भी है तो यहाँ भी गुरु आएगा। यहाँ अ छिपा हुआ है तो यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु एक मात्रा है, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, ब है सिर्फ तो यहाँ लघु, एक का मात्रा चढ़ा हुआ है ये वाला तो यहाँ पे गुरु। फिर इसमें देख लेते हैं ओ का मतलब गुरु, फिर बड़ी मात्रा आई है तो इसके लिए भी गुरु आया है तो इसके लिए भी आया है, इसके लिए भी गुरु। नु है तो छोटा ये वाला मात्रा है वो तो इसके लिए लघु, फिर लघु, फिर बड़ा ऊ है इसके लिए गुरु, और फिर न सिर्फ है तो छिपा हुआ है इसमें तो एक मात्रा है यानी कि लघु आएगा। तो गिन लेते हैं हम लोग, मात्रा गिन लेते हैं कि इनमें कितनी मात्राएं होती है। इसमें पहले गिनते हैं 2 2 4 और 4 3 7 1 8 8 2 10 10 3 13 यानी कि तीसरे चरण में हम लोगों का ये वाला तीसरा चरण में 13 मात्राएं आ गई। और चौथे चरण में गिनते हैं कितनी मात्राएं हैं 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 और 1 11 यानी कि चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सीख लिए होंगे मात्राएं गिनना कि कैसे मात्राएं यहाँ से पहचान करेंगे और गिनेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह श्लोक क्या है। दोहा है, सोठ है, चौपाई है कि कुंडलिया है। तो हम लोगों को यहाँ भी 13 आया। प्रथम चरण में 13, द्वितीय चरण में 11 और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11। ठीक है, तो दोहा का रूप आता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये दोहा हो गया क्योंकि इसके रूप का पालन कर रहा है। तो ये हमारा दोहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मात्राएं गिनना सीख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं छंद के प्रकार, यानी कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं तीनों प्रकार कौन से हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, देखते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं। जिनमें मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद जिनमें वर्णों की गिनती होती है, वर्ण यानी कि अक्षर जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद किसे कहते हैं। मुक्तक छंद यानी कि जिसमें मुक्त यानी कि मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त होगा उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह छंद जो वर्ण तथा मात्रा दोनों से मुक्त हो तो इसे मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। देख लेते हैं तीनों कौन कौन से हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, पूछ लेगा कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मात्रिक छंद और ये तीनों दिया रहेगा और एक अलग से इसमें से कोई जोड़ देगा तो हम लोग को पता रहेगा कि मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं तो हम उसे छाट लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद पहचानने का ट्रिक है कि यह सममात्रिक छंद है तो इसके लिए हम लगेंगे 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्रा होगी। यानी कि सममात्रिक छंद होगा उसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखते हैं इसमें आगे इसके उदाहरण देखते हैं सममात्रिक छंद के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला चौपाई। क्वेश्चन बनता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है तो 16 होती है। फिर पूछेगा रोला में कितनी मात्राएं होती है तो 24 मात्रा होती है। फिर पूछेगा गीतका में कितनी मात्राएं होती है तो 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं तो 28 मात्राएं होती हैं।
वीर और आल्हा में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 मात्राएं होती है। अहिर में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती है। तोमर में कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्राएं होती है। ठीक है, यहाँ मात्राओं से बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी एक का नाम देगा और उसमें से पूछेगा उसमें कितनी मात्राएं पाई जाती है। तो हम लोग को तो पता होगा, बता देंगे तुरंत। ठीक है, और इसका अब जैसे उदाहरण दे दिया तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, पहचान तो हम तो सीख ही लेंगे कि 4 चरण होने चाहिए और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती है। तो जैसे कि चौपाई दिया है और 4 चरण दिया है तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, यहाँ लिखने का मतलब यही है कि जो चारों चरण होंगे उसमें प्रत्येक में 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसी तरह जब रोला दिया होगा तो इसे जब हम पढ़ेंगे और इसे पहचान करेंगे उसकी मात्राएं गिनकर, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होगी। ठीक है, इस तरफ गीतिका दिया होगा तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं हरे गीतिका दिया होगा तो उसी तरह प्रत्येक चरण में उसकी 28 मात्राएं होगी। ठीक है, इसी तरह अहिर और आल्हा में दिया होगा तो उसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होगी, और अहिर दिया होगा तो 11 मात्राएं होगी प्रत्येक चरण में, और तोमर दिया होगा तो 12 मात्राएं होगी प्रत्येक चरण में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, देखते हैं आगे अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद में तो 4 लिए हैं और चारों ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसे बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 4 याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन इससे पूछेगा और सममात्रिक से तो बन जाएगा। देख लेते हैं पहला दोहा, सोरठा, बरेवे और उलाला। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि दोहा में कितनी मात्राएं होगी? तो 24 मात्रा होगी क्योंकि जोड़ेंगे तो 24 ही मात्रा होगी। पूछेगा सोरठा में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। इस बरेवे में पूछेगा कितनी मात्राएं होती है? तो 19 होती है क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर पूछता है उलाला में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखते हैं पहचान कैसे करेंगे, कैसे गिनेंगे, ये देख लेते हैं। दोहा, दोहा के प्रथम आप लोग जानते हैं कि सम और विषम, अभी बता चुके हैं कि सम और विषम किसे कहते हैं, यानी कि सम पहला और तृतीय चरण को विषम कहते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोहा में, दोहा के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो तुरंत गिनेंगे और हम लोग पहचान लेंगे कि ये दोहा है। ठीक है, और पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। देख लीजिए मात्राएं उतनी है और सिर्फ प्रयोग दिया गया है। ठीक है, तो अब फिर इसका कैसे पहचानेंगे? सोरठा, सोरठा के प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होगी। ठीक है, गिनेंगे और तुरंत हम लोग पहचान कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। बरेवे, बरेवे के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होगी। ठीक है, देखते हैं उलाला, उलाला के प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 15 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे, ये बार बार पूछता है, दे देगा और पूछेगा किसमें से कौन सा विषम मात्रिक छंद है, तो हम लोग को याद रहेगा। तो कोई ऑप्शन में दोनों में से रहेगा तो हम तुरंत उसको पहचान लेंगे और सही कर देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुंडलिया, कुंडलिया किससे मिलकर बना है, तो हम लोग का उत्तर होगा दोहा और रोला से बना है। फिर इसी तरह पूछ लेगा कि छप्पे किससे मिलकर बना है, तो रोला और उलाला से बना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान जाए और इसको याद करके इससे रखेंगे ताकि ये भूले नहीं और कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए हम लोग दिया यानी कि डॉक्टर
अगर मानते जानते हैं कि कुंडलिया कान में पहनी जाती है और कुंडलिया जब नीचे जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यानी कि डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो पहला है डी से दो होता है तो दोहा हो जाएगा, और आर से रो होता है तो रोला होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिया होंगे और याद भी रखेंगे। देखते हैं छप्पे। छप्पे रोला प्लस उलाला से बन के होता है। हम यहाँ आर को लिखे यानी कि आरो, आरो यानी छप छप कहाँ कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं छप छप। छप पे अरे पानी कैसा भी हो, या तो आरो का पानी होगा या ऐसे पानी होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग के पास आरो का पानी है और उसमें छप छप करना है। तो छप पे आरो यानी आर से रोला रो होता है तो रोला, और ओ से उ आता है उलाला। ठीक है, तो आरो से तुरंत हम लोग रोला का याद रख लेंगे, छप्पे का याद कर लेंगे, रोला और उलाला होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्रिक को समझ लिया होंगे। फिर देखते हैं और देखते हैं इसके पहचानने का, हम लोग इसको याद रखने का एक ट्रिक तो सीख लिए हम लोग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सीख भी लिए होंगे इसे। देखते हैं कुंडलिया और छप्पे इन दोनों में कैसे पहचान करें। तो इसमें 4-4 पत्तियां होती थी और इसमें 6 पत्ती होगी। ठीक है, तो एक तो इन दोनों से अलग कर दिया इसे, कि जब भी विषम मात्रिक होगा या कुंडलिया या छप्पे होगी तो 6 लाइन में होगी, यानी उसकी 6 पत्ती होगी। और 6 पत्ती होगी तो सिर्फ 2 लोगों का पहचान करना है हमके, या तो कुंडलिया होगा या तो छप्पे होगा। तो इसको कैसे पहचानते हैं आइए सीख लेते हैं। कुंडलिया, कुंडलिया का यहाँ पहले लिख लेते हैं कि 6 यानी 6 पत्ती होगी, एक पहचान है हमारी, 6 पत्ती होगी पंक्ति। और देख लेते हैं कुंडलिया, कुंडलिया का इसमें नियम है कि जिस अक्षर से शुरू होगा उसी अक्षर पे अंत होगा। ठीक है, तो ये तो सब ये खुद ही अलग बना दिया इसे, और हम लोग कुंडलिया तुरंत ही 6 पत्ती में होगा, देखते ही देखते पहचान लेंगे हम लोग कि जिस अक्षर से प्रारंभ हुआ है उसी अक्षर से 6ठे लाइन में और लास्ट में उसी संख्या से अंत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और हम लोग कुंडलिया को तो पहचान लिए और बचेगा तो छप्पे होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं वाणिक छंद। देखिए वाणिक छंद में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन वाणिक छंद है, यानी कि इसमें से कुछ इधर से दिया रहेगा और इसमें से एक दे देगा कोई, और हम लोगों को याद रहेगा तो तुरंत पहचान लेंगे कि नहीं यही वाणिक छंद है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, हम लोग को याद रहेगा और ऑप्शन में देगा और पूछेगा कि कौन वाणिक छंद है, तो हम लोग तुरंत पहचान लेंगे। आइए देखते हैं। इंद्र, इंद्र वज्र में 11 मात्रा होती है, सारली में 11 मात्रा होती है, और मालिनी में 15 मात्राएं होती है, धनाक्षरी में 31 मात्राएं होती हैं, और सवैया में 22 और 26 मात्राएं होती है, और वसंत तिलक में 14 मात्राएं होती है। ठीक है, मात्राएं को भी ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि मात्रा भी पूछ लेता है, और इसमें खास तौर पे पूछा गया क्वेश्चन है धनाक्षरी में कितनी मात्राएं होती है, तो 31, और सवैया में भी पूछा गया क्वेश्चन है कितनी मात्राएं होती है, 22 से 26 के बीच होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा। देखिए इनमें से 6 में से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इंद्र वज्र बार बार पूछता है, धनाक्षरी को बार बार पूछता है, और सवैया को पूछता है, तो इसे विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। मुक्तक छंद हमारा आखिरी है मुक्तक छंद, तो देख लेते हैं। वह छंद जो वर्ण तथा मात्रा दोनों से मुक्त हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। कवि निराला की जूही की कविता प्रसिद्ध उदाहरण है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कविता है जूही की कली, यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। ठीक है, ये बार बार पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा कि जूही की कली किस चीज का उदाहरण है, तो मुक्तक छंद का है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, और आजकल जो आधुनिक कवि हैं वो मुक्तक छंद का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि मात्रा और वर्ण पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उसमें लय बनाते हैं और लय बनाकर उसे लिखते हैं, तो मुक्तक छंद ही होता है। तो पूछता भी है कि आधुनिक युग में कवि किस छंद का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुक्तक छंद का। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ छंद समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं कि चौपाई, रोला, गीतकार और हरि गीतकार को हम लोग कैसे पहचान करेंगे। तो 4 गीत हरि के, ये हमारा ट्रिक है कि 4 गीत हरि के, बस इतना याद रहेगा, हम लोग तुरंत इसे भी पहचान लेंगे। तो देख लेते हैं, 4 यानी कि चौपाई, च से चौपाई, यहाँ देख लेते हैं, च से चौपाई, र से रोला, गीतिका, गीत से गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। ठीक है, 4 हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे और तुरंत सममात्रिक छंद हम लोग जान जाएंगे कि ये 4 गीत हरि के, और इससे पहचान लेंगे कि ये सममात्रिक छंद के उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। जय हिंद।